तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए 20 MCQ 20 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये क्लास 10th के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका अलजेब्रा, यानी कि आपसे सवाल हम पूछेंगे एपी का, पॉलिनोमियल का, लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपसे इस वीडियो में सवाल पूछा जाएगा और सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज का जो सम है, सम दिया हुआ है वो है आपका 6। तो बताना है के का वैल्यू क्या होगा। तो यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया है और इसके जीरोज का सम दिया हुआ है 6। तो जीरोज मतलब शून्यक, हिंदी में शून्यक बोलते हैं और अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं हम लोग उसको। उसके शून्यकों का योग मतलब कि सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा हमको 6 दिया हुआ है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा किसी क्वाड्रेटिक में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का काम कौन कर रहा है, -3k, ए का काम कौन कर रहा है 2 बराबर 6। अब देखो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा 4। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4। ये है आपका पहला सवाल पॉलिनोमियल को लेकर के, यानी बहुपद को लेकर के। जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो सारे विद्यार्थी के लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पॉलिनोमियल पे इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सम ऑफ जीरोज, कई बार आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो उस समय क्या इस्तेमाल करना है, सी बटा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। तो ये सवाल है आपका लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण से। दो इक्वेशन आपको नजर आ रहा होगा इसमें। दो इक्वेशन कौन कौन है, x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0। बोल रहा है कि k का वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन, यानी इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। दो लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, कोई हल कब नहीं होता है, ये कंडीशन याद कर लीजिए। तो दो लीनियर इक्वेशन का कोई हल नहीं होने का कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन हम लगाएंगे तो ये कंडीशन के बारे में कहा जाएगा कि ये जो है आपका नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। a1/a2 और b1/b2 को बराबर करते हैं और याद रहे इसमें से कोई भी जो है c1/c2 से मैच नहीं करना चाहिए। तो चलिए सेट करते हैं इस पे, a1/a2 यानी 1/5 बराबर b1/b2 2/k। अब देखिए यहाँ पे हमको तीसरा नंबर भी लिख के देखना है, क्या c1/c2 कहीं इससे मैच तो नहीं कर रहा है। तो पता चला c1 में 3 और 7 होगा, जो कि इसके बराबर तो नहीं आएगा। तो इससे अब हम आगे बढ़ा के सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 उधर चला जाएगा, तो k बराबर आपका आएगा 10, यानी कि ये दो इक्वेशन का अगर कोई हल नहीं है तो k का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और कंडीशन क्या याद रखना है, कोई हल नहीं का ये कंडीशन a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो लगे हाथ आप जो है तीनों कंडीशन याद कर लीजिए। पहला है आपका यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होता है। दूसरा है आपका
नो सॉल्यूशन जो अभी आपने पढ़ा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जिसमें इसको बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल, तो उसमें तीनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए तीसरा सवाल आपका, ये सवाल तो बहुत आसान सा है सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, मन में बनाने वाला सवाल है। बोल रहा है डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया है और बताना है इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है। तो इसको हम लोग किसी भी विद्यार्थी को पूरा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट याद हो चाहे नहीं हो, डी का रिजल्ट जरूर याद रखता है, b² - 4ac, तो आपको भी वो याद होना ही चाहिए। d बराबर b² - 4ac, तो b² यानी 16 -4, a के जगह 1, c के जगह 1, तो 16 में से 4 गया 12, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए यहां से आपसे ये भी पूछ सकता था कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स कैसा है, नेचर, यानी कि मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर अगर पूछता तो हमको याद होना चाहिए d अगर 0 के बराबर तो रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल भी होगा और इक्वल भी हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। और d 0 से बड़ा तो रियल और अनइक्वल, यानी कि वास्तविक लेकिन असमान। अब देखो यहाँ पे जो है इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट देखा जाए, पूछा इसका, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स का नेचर बताओ, तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए इसका जो डिस्क्रिमिनांट आया वो 12 आया, 0 से बड़ा, तो इसके मूलों की प्रकृति कैसा होगा, इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, यानी वास्तविक और असमान। तो इस पे भी इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। तो ये था क्वाड्रेटिक से। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका, देखिए एपी से ये सवाल पूछा गया है। सवाल है कि अगर इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, यानी एपी का nth टर्म, nवां पद यानी tn जो है हमको पता है, इसके देन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इसके 3 पदों का योगफल बताना है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा टर्म का सम बताना, यानी t1 + t2 + t3। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, t1 पहला पद निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, n के जगह 1 रख दीजिए इसमें, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो n के जगह जब आप 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, +1 यानी 3, यानी पहला टर्म क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए एपी का जब भी याद रखना है, जब भी किसी एपी का हमको nवां टर्म पता हो, nth टर्म मालूम हो, तो n के जो बगल में नंबर दिखाई दे वही आपका d का काम करता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि किसी एपी का nवां पद, nth टर्म का n के बगल में जो नंबर है वही आपका d का काम करेगा। तो इसमें n के बगल में क्या है, 2, तो d का काम 2 करेगा। पहला पद हमको मिल गया 3, तो जाहिर सी बात है अगला पद कॉमन डिफरेंस 2 होने के वजह से 5, अगला पद 7। अब इसको जोड़ लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15, यानी इस एपी के पहले 3 पदों का योगफल क्या आएगा, 15। पहला पद कैसे निकाला, n के जगह 1 रख करके, और d कैसे निकाला, तो n के जो बगल में है दैट विल बी d। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो है वो आया है आपका क्वाड्रेटिक से, यानी द्विघात समीकरण का ये सवाल है। पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहा है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन है ax² bx + c = 0,
इफ वन रूट यानी इसका एक मूल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी कि इसके दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स में कह रहा है कि दोनों रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, यानी कि इसका दो रूट मान लीजिए एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा। अब सोच के देखो, यानी कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी इन दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कट के 1 आ जाएगा। और ये जो है आपका अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A, C/A बराबर 1। तो यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आप देख सकते हैं इसमें कहा जा रहा है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी अल्फा एक रूट है तो बीटा जो है इसी का रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो प्रोडक्ट 1 होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला C/A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका ये सवाल नंबर 6। देखिए सवाल क्या क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अधिकतम जीरोज शून्यक कितना हो सकता है। तो याद रखना है हमको कि यहाँ से ध्यान में रखना क्या है कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, डिग्री यानी कि जितना उसका पावर मैक्सिमम होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों का जो भी डिग्री होगा उतना ही अधिकतम शून्यक यानी जीरोज तय होगा। तो क्यूबिक है यानी त्रिघातीय है, तो यानी कि त्रिघातीय बहुपद है तो पावर यानी 3 डिग्री का ये इक्वेशन बनेगा, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। तो जितना डिग्री अधिकतम उतना ही शून्यक, तो क्यूबिक का शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 3, यानी कि उस क्यूबिक को 3 अधिकतम ऐसे संख्या प्राप्त होंगे जो उसका मान शून्य बना देगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्यकों की संख्या 3, जैसे क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, डिग्री 2, तो उसका जीरोज का संख्या भी 2 आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। नेक्स्ट सवाल जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन से ही है। पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है। x बराबर a और y बराबर b, यानी x का वैल्यू को a बोला गया, y के वैल्यू को b बोला गया। तो बताना है कि अगर ये जो है सॉल्यूशन है, हल है, किसके सॉल्यूशन है, ये दो समीकरणों के सॉल्यूशन है। ये दो इक्वेशन दे दिया है और इसका हल दिया हुआ है x और y का, वो a और b से। तो बताना है a और b क्या है, यानी कि आपको हल करके x और y का मान बताना है। तो इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। x का मान आपका क्या आ जाएगा 3। x के जगह आप 3 किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, चलिए इसमें 3 रखते हैं x के जगह 3, तो 4 लाने के लिए y का मान 1, यानी a बराबर 3 और b बराबर 1, यानी 3 1 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ये था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को लेकर के सवाल, जो कि आसान था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल जो है वो है आपका एपी को लेकर के। देखिए बताया जा रहा है इसमें द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बताना है। एक एपी दिया हुआ है 1/p, 1 माइनस p बटा p, 1 माइनस 2p बटा p, ऐसे जा रहा है ये एपी।
कॉमन डिफरेंस बताना है इसका। कॉमन डिफरेंस तो हमको मालूम होना चाहिए क्या है। दो लगातार टर्म्स को आप घटा लीजिए, घटाने पे जो आएगा वही आपका कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए घटाते हैं। तो देखो ये 1/p है, इसमें से अगर हम अलग अलग करेंगे तो 1/p माइनस p/p 1 आएगा। तो हमको दो टर्म काफी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 1/p और p इसके साथ जाएगा तो कट के 1। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो बाद वाले में से पहले वाले को हम घटा दिए तो 1/p से 1/p कट जाएगा तो -1 बचेगा, यानी इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका -1 आएगा। जब भी कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो आप सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो ये कॉमन डिफरेंस था। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आप अलग अलग करके भी बना सकते हो या LCM लेके भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे अलग कर देने से 1/p और p/p 1 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है आपका अगला सवाल। ये सवाल जो है आपका, ये भी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण से है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखिए, बोल रहा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना, मतलब दो लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण आपको दे चुका है, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण जो है कैसा है बताना है। कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोनों लाइन ओवरलैप, यानी एक ही के ऊपर दोनों लाइन है। इंटरसेक्टिंग है मतलब कि ऐसा है। पैरेलल है माने समांतर है, कुछ इस टाइप का है। और परपेंडिकुलर तो हमको खैर ऑप्शन में भी आएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्लास 11th में हमको चेक करने के लिए मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए ये सब जो तय होगा वो कैसे तय होगा, ये होगा आपका कंडीशन चेक करके। तो चलिए हम चेक करते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये क्या आता है, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए A1/A2 कितना हो जाएगा 6/2, B1/B2 यानी कि -3/-1 और C1 है 10/9। अब आप देख के बता सकते हो, ये 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो 3, यानी कि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 जो है 10/9 वो बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये A1/A2 B1/B2 बराबर, लेकिन C1/C2 के वो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो दो समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसका मतलब वो दोनों समांतर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी पैरेलल। अगर एक हल होता तो इंटरसेक्टिंग काउंट करते, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है अनंत हल, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बस रैखिक समीकरण का सवाल था चेक करने के लिए कैसा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल जो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से ही है। सवाल बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान बताओ अगर ये पॉलिनोमियल x-2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दे चुका है और ये डिवाइड है किससे, x-2 से। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखिए ये इससे डिवाइड है, तो इसका बनाने का सीधा तरीका है, यानी यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर 2 और इस पॉलिनोमियल में जा करके रख देना है। तो चलिए रखते हैं, x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, p x के जगह 2 प्लस 8, ये पूरा जो है इसको 0 बना देगा, क्योंकि इसका ये डिविजिबल मतलब फैक्टर है, यानी इसका ये जीरोज है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा,
8, 4 चौके 16, 16 और 8, ये 24, 8 32, तो 32 माइनस 2p बराबर 0, तो p बराबर 32/2 यानी कि 16, यानी कि यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है सवाल, लेकिन ये क्लास 9th में पढ़ना था, 10th में इस पे सवाल कम ही चांस है आएगा, क्योंकि ये 10th में जो है वो आपका जीरोज को लेकर के सवाल ज़्यादा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल तो क्वाड्रेटिक का है, बेहद आसान सवाल। बोल रहा है कि एक इक्वेशन दे दिया है x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, यानी इसके रूट्स का सम, मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या सूत्र होता है, -b/a। तो आंसर क्या हो जाएगा, -b। b का काम -6 कर रहा है, a का काम 1 कर रहा है, तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो मूलों का योग यानी रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एपी का है ये सवाल। सवाल पढ़ते हैं, क्या है, इन एन एपी डी बराबर -4, लिख लीजिए डाटा, डी आपको -4 दिया है, एन आपको दिया हुआ है 7, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, ये एन दिया हुआ है, एन बराबर 4। तो बोल रहा है कि आप ए बताइए, यानी फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा। तो करना क्या है, एन का जो फॉर्मूला, किसी एपी का nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए के जगह हमको नहीं पता है, n के जगह हमको 7 दिया हुआ है, तो ये 6d हो जाएगा, और d के जगह भी हमको दिया हुआ है -4, तो -4 रखेंगे तो -24 बराबर 4, तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो d बराबर a बराबर 28, यानी इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालना था, और जो कि क्या आया, 28। ये एपी का इम्पॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है, हो सकता है सेम डाटा के साथ भी आ जाए, इम्पॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका फिर से आ गया, लीनियर इक्वेशन का नेचर चेक करने पे। दो लीनियर इक्वेशन दिया, पढ़ते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता है। कभी भी दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो तीन ही तरह का हो सकता है, एक सॉल्यूशन, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चेक करने का वही कंडीशन, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए और चेक करिए a1/a2 b1/b2 कितना आता है। अब देखिए a1/a2 यहाँ से -1/3 आ रहा है, b1 और b2 को भाग करेंगे तो ये भी आपका -1/3, यानी ये दोनों बराबर। c1/c2 कुछ और आ गया 5/1, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, नो सॉल्यूशन, यानी कि ये दोनों पैरेलल है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस पे देखो बार बार सवाल बनवा रहे हैं, क्योंकि ये आने का चांसेज है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है क्वाड्रेटिक का है, पढ़ते हैं सवाल क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल तो छूटना नहीं चाहिए। सवाल है कि द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन x² माइनस 5x बराबर 0, यानी इस इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि वो टर्म जो x से आज़ाद हो, जिसमें x नहीं है। तो इसमें तो x नहीं वाला कोई टर्म नहीं है, यानी इसका c पूछ रहा था, तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये पहचानने के लिए भी पूछा जा सकता है। अभी आपसे पूछ देगा b कितना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² bx प्लस c बराबर 0 में जो x के बगल में आता है उसी को b बोलते हैं, तो b बोलेंगे इसमें -5। बहुत सारे बच्चे 5 बोलते हैं, नहीं, साइन के साथ बोलना है। तो इसमें पूछ रहा था
कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, कोई भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। रूट 27, रूट 28, रूट 63, इस एपी का अगला पद यानी नेक्स्ट टर्म आपको बताना है क्या है। अब देख सकते हो यहाँ पे कैसे चल रहा है, तो पहले हम इसका रूट को छोटा बना लेते हैं। सोचो 28 है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 28 को हम लिखेंगे 4 × 7, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो 4 का रूट 2 निकल जाएगा, लेकिन 7 वैसा ही रहेगा। तो अब समझ में आ गया होगा। उसी तरह 63 है, तो इसको हम लिखेंगे 9 × 7, तो जाहिर सी बात है 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 7, तो अगला नंबर क्या आएगा 4 रूट 7। अब ये 4 रूट 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिखना है, तो रूट के अंदर कैसे लिखेंगे, तो 4 जब रूट के अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, और 7 तो रूट में है ही, तो 16 × 7 यानी रूट 112। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। 4 रूट 7 आपका आंसर आया, लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रूट में रखेंगे। तो 7 तो रूट में था ही, 4 को बोले रूट के अंदर जाओ, तो 4 जब रूट के अंदर जाएगा तो 16 बन जाएगा, तो 16 × 7 क्या हो जाएगा रूट 112। तो इस प्रकार से ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए ये सवाल जो है आपका क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। x बराबर 1 इज ए कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे चुका है और दोनों का एक रूट कॉमन है। कौन है, वो है आपका 1, यानी कि इसमें भी x का मान 1 आता है, इसको भी सॉल्व करने पे x का मान 1 आता है। तो 1 जो है वो दोनों का रूट है, तो 1 को उठाइए और इसमें भी रखिए, 1 को उठाइए और इस इक्वेशन में भी रखिए। तो चलिए 1 इसमें रखते हैं, किसके जगह, x के जगह, तो x के जगह 1 रखेंगे तो खत्म, x के जगह 1 रखेंगे खत्म, तो बचेगा a प्लस 2 बराबर 0, तो 2a बराबर -2, तो a बराबर -1। 1 जो है इसका भी रूट है, x के जगह 1 रखिए, तो 1 + 1 + b बराबर 0, b बराबर -2। तो आपसे पूछा था ए बी कितना होगा, a × b कितना होगा, तो a और b को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1 × -2 +2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये सवाल तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए था, ठीक है ना। चलिए देखिए कोई भी इक्वेशन का अगर रूट हमको मिल जाएगा तो वो x का वैल्यू होता है, तो इसलिए हमने x के जगह 1 रखा, क्योंकि 1 इसका रूट था। अब बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। अब बोल रहा है सवाल लीनियर इक्वेशन का, फिर से सवाल आ गया। बोल रहा है कि इफ द लाइंस इतना एंड इतना आर प्लॉटेड दे विल बी। अब देखो ये दो इक्वेशन दे दिया और बोल रहा है कि x + y बराबर 1 और x + y बराबर 5, दोनों को प्लॉट करने पे कैसा ग्राफ बनेगा। तो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन जो है उसका कैसा सॉल्यूशन है चेक कर लेंगे। तो a1/a2 दोनों देखो, a1 और a2 कितना है 1 है, तो a1/a2 1, b1 और b2 भी 1 1 ही आ रहा है और c1 c2 अलग अलग आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइन कट ही नहीं करेगा, यानी समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो दोनों रेखाएं जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ
बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सवाल देखें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे सवाल आपको कैसे सॉल्व करना है, सवाल पढ़िए, थोड़ा सा रुकिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ऑप्शन से आप मिला लीजिए। तो अगले वीडियो में हम कुछ और सवाल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।